नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में बात करेंगे। इसे किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ के नियम के नाम से जाना जाता है। इसे किरचॉफ या किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप नियम या पास्ट नियम या वोल्टाओं का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, नियम बड़ा आसान है, न्यूमेरिकल थोड़े से बच्चों को परेशान करते हैं। मैं भी आज स्पेशल न्यूमेरिकल के बारे में ही बात करूँगा। नियम थोड़ा सा देख लीजिए क्या कहता है। इस नियम के हिसाब से किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का योग तथा प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतरों के योग का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको ऐसे कहा जा सकता है या ऐसे भी कहा जा सकता है कि किसी बंद परिपथ में एक निश्चित दिशा में चलने पर वोल्टाओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कई आपको इसके अलग अलग परिभाषाएं मिल जाएंगी, सभी सही है। देखिए, अब ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसके हिसाब से क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे कि कोई भी आपके पास बंद परिपथ है। पहली बात ध्यान देंगे यहाँ से कि ये नियम जो है वो बंद परिपथ पर ही लागू होगा। तो पहली बात ये कन्फर्म कि बंद परिपथ के लिए मान्य है। ठीक है, बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का योग, यानी जितने भी सेल आपने लगाए सबका विद्युत वाहक बल। मैंने इसमें कितने सेल लगाए? 2। तो इन दोनों सेलों का विद्युत वाहक बलों का योग करें। योग को दिखा देते हैं सिग्मा से। तो इन सब सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग मैंने लिख दिया सिग्मा ई। तथा प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, अगर कोई प्रतिरोध आर है तो उसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है इसका सूत्र होता है V बराबर आई आर। तो यानी कि ये जितने भी प्रतिरोध हैं इन सब का जो भी विभवांतर होगा वो लिख देते हैं सिग्मा आई आर। 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, इन सब का योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास इस द्वितीय नियम का स्टेटमेंट है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको कुछ लोग लिखने वाले इस तरीके से भी लिख देते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये और ये तो बड़ा प्रचलित, आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अब होते हैं नहीं होते ये आप ध्यान रखें। ये इस तरीके से ये और ये दोनों बात सेम है ना, ये तो आपको बहुत मिल जाएगा। ऐसे आपसे पूछे किरचॉफ के द्वितीय नियम का गणितीय रूप लिखिए तो आपको यही लिखना है, सिग्मा ई बराबर सिग्मा वी बराबर 0। आप ये लिख देंगे तो भी सही है, आप ये लिख देंगे तो भी सही है। ठीक है, तो ये तो नियम है। अब इस नियम के हिसाब से हमें न्यूमेरिकल करने हैं। अब इस नियम को समझने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, एक चीज़ जो इसमें काम आएगी जिसको अपन बोलेंगे चिन्ह परिपाटी। क्या बोलेंगे? चिन्ह परिपाटी। इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात आप सबको बता दूं, ये आप किसी एक ही आदमी के पास पढ़ी है। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको हर न्यूमेरिकल हल क्वेश्चन इसी विधि से हल करने हैं। अगर आप किसी और के यहाँ पढ़ते हैं, किसी और से अपने पूरा इसको सीखा है तो आप उसी को याद रखिए। अगर आपने इस नियम को 2 या 2 से ज़्यादा किताबों में या 2 से ज़्यादा टीचरों के पास समझा और आधा किसी का तरीका लगाया आधा किसी का लगाया तो गलत हो जाएगा। ये तरीका आपको हमेशा एक ही आदमी का लगाना है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ मेरी तरफ से, मैं आपको बताऊँगा जो बेहतरीन होगा। आपको अगर आप उसको ठीक तरीके से समझ लेते हैं तो आप किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित सभी सवाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, कहता क्या है चिन्ह परिपाटी। देखिए, ये अपना अपनी मर्जी से बना रहे हैं तो कैसे भी हो सकती है ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जैसे मैं बता रहा हूँ उसके विपरीत आपको कहीं मिल जाए। आंसर सभी से आ जाते हैं, सही आ जाते हैं। ठीक है, पहली यहाँ में चिन्ह परिपाटी हम प्रतिरोधों के लिए बनाएंगे। किसके लिए? प्रतिरोधों के लिए। ये बात आपको अच्छी तरह सीख लेनी चाहिए, इसी के बाद में हमारे सवाल हो पाएंगे प्रतिरोधों के लिए। अब देखिए, मान लीजिए कोई ये प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध का कोई ए सिरा है, ये सिरा है कोई बी, और इस प्रतिरोध में ऐसे धारा बह रही है आई। ठीक है, और मैं धारा की दिशा में चलता हूँ, यानी मैं चलता हूँ ए से बी। मैं बोलूँगा धारा की दिशा, यानी कि मैं चल रहा हूँ ए से बी। अगर मैं ए से बी की तरफ चलता हूँ तो मैं मेरे हिसाब से इसके ऊपर जो भी वोल्ट आएगी यानी आई आर, उसको हमेशा कैसे लूँगा? प्लस की। अगर मैं धारा की दिशा में चलता हूँ, धारा ऐसे बह रही है और मैं चलता हूँ बी से ए, धारा के विपरीत अगर मैं चलता हूं, विपरीत यानी कि बी से ए, अगर मैं इस तरीके से चलता हूं किसी बंद परिपथ में कि मेरे को बी से ए की तरफ आना पड़ता है, आप सवाल करेंगे तब देखेंगे कैसे चलना है, तब मैं इस वोल्टता को क्या लूँगा? नेगेटिव। आप चाहते तो इसको पॉजिटिव, इसको उल्ट, जिसको मैंने पॉजिटिव लिया है उसको नेगेटिव और जिसको मैंने नेगेटिव लिया उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह की चिन्ह परिपाटी बना रहा हूँ। इससे हमारे सारे सवाल आसानी से हो जाते हैं। एक चिन्ह परिपाटी रखनी है आप प्रतिरोधों के लिए, एक चिन्ह परिपाटी आपको रखनी है सेलों के लिए। ठीक है, मान ले कोई इस तरह का सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, ये कोई सिरा A है और ये कोई सिरा B है। ध्यान देंगे सेल के लिए धारा की दिशा हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, सेल के लिए हम क्या करेंगे? अगर मैं चलता हूँ A से B,
यानी कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो मेरे रास्ते में पहले कौन सा आएगा, प्लस आएगा, तो मैं ले लूँगा सेल के लिए क्या, प्लस। अगर मेरे रास्ते में पहले प्लस आता है तो मैं ले लूँगा सेल के लिए प्लस। तो इस केस में जो ए और बी के बीच का जो विभवांतर मैं लूँगा उसको लूँगा मैं प्लस, और सेल का विद्युत वाहक बल जो दिया गया वो ई ऐसे कैसे। अगर मैं ए से बी की तरफ चलता हूँ, धारा से मेरा कोई मतलब नहीं है, हो सकता है धारा ऐसे बह रही हो, इसमें आप सामान्यतः प्लस से धारा निकालते हैं तो आप धारा से देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है आगे और कोई सेल लगाओ, है ना, इधर भी कोई जाए, यहाँ भी मान लीजिए कोई इस तरीके से सेल लगाओ, ऐसे कोई सेल लगाओ, तो फिर काम बदल जाएगा। इसलिए आपको कभी भी सेल के लिए धारा की दिशा नहीं देखनी है, ठीक है। सेल के लिए आप ये देखेंगे पहले आपके रास्ते में क्या है। अगर हम ए से बी तक जा रहे हैं, पहले हमारे रास्ते में प्लस आया तो मैंने प्लस ले लिया, और अगर हम बी से ए की तरफ आते तो हमारे रास्ते में पहले क्या आता, माइनस, तो हम ले लेते माइनस, ठीक है। ये आप इतना सा थोड़ा सा इसका याद रखें, और कोई बड़ा काम इसका है नहीं, बस ये अपने चिन्ह परिपाटी बना ली है अपने हिसाब से। अब इसी से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक दो बातें और भी हैं जो पहले नियम से रिलेटेड हैं। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल करने हैं, सवाल करने, तो आपको दो चीज़ आनी चाहिए। एक आपको आना चाहिए धारा को बांटना, पूरे परिपथ में धारा किस तरीके से बांटनी है। तो देखो मैं आपको बताऊं धारा बांटने के लिए क्या नियम है, तो मैं कई बार कहता हूं बच्चों से, धारा बांटने का कोई नियम है, जैसा भी परिपथ आपको दिया जाए उसमें अपनी मर्जी से धारा निकालेंगे और बाकियों में समय बांट देंगे। फिर वो कुछ भी मतलब एक नॉर्मल तरीका उसके लिए जैसा सिंपल अमन करते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं और फिर उस क्वेश्चन में हम धारा को मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हम धारा बांटें और किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए यह है एग्जाम्पल नंबर 3.7 जिसको हम करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, धारा को वितरित करेंगे, धारा बांटेंगे इसमें। और मैंने जैसे आपसे कहा कि धारा बांटने का कोई नियम नहीं है, हमें अपने हिसाब से धारा बांटनी है जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो चलिए इसको अपन शुरू करते हैं, ठीक। इसमें एक चीज़ और कि ये जो सेल दिया गया है 10 वोल्ट का दिया गया है, 10 वोल्ट का, ठीक है। अच्छा देखो धारा बांटते हैं, किसी से अपनी मर्जी से धारा शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए जनरली हम सामान्यतः क्या करते हैं कि किसी प्लस से धारा लेते हैं, तो मान लेते हैं सेल का प्लस और इस प्लस से धारा निकलती है, और मान लीजिए सेल से कितनी धारा निकलती है, मैं मान लेता हूँ I1 धारा इस सेल से निकलती है। ये I1 धारा चलकर यहाँ पहुँचेगी। देखिए इस I1 धारा को यहाँ पहुँचते कितने रास्ते मिलेंगे, दो रास्ते, एक रास्ता इधर वाला और एक रास्ता इधर वाला। अब आपको पहला नियम भी पता होना चाहिए, किसी संधि पर जितनी धारा आती है उतनी धारा चली जाती है, ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो इस हिसाब से देखिए अगर इस संधि पर I1 धारा यहाँ पहुँचती है तो दो रास्ते में I1 आ रहे तो टोटल I1 जाएगी, मान लेते हैं यहाँ आने के बाद इसमें से कुछ चली गई, कितनी मान लेते हैं इसमें धारा चली गई I2। अगर I1 में से I2 चली गई तो इसमें कितनी बचेगी आप बताइए, हम लिख सकते हैं आसानी से I1 माइनस I2, ठीक है। आप चाहते तो I3 भी दे सकते थे, लेकिन देखो करना क्या है, हमें ये I1 I2 I3 कम से कम रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक शाखा में कितनी धारा है, तो जितने ज़्यादा I1 I2 I3 रहेंगे काम उतना ही कम करना पड़ेगा, एक बात, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये I1 I2 कम रखने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। ये I2 यहाँ पहुँच गई, इस I2 को भी यहाँ पहुँचते देखो दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर और एक इधर। अब फिर हम देख सकते हैं ये भी सेल है, और सेल किससे भी धारा आएगी, मान लेते ये सेल भी कितनी धारा निकालता था I3। अब इस संधि पर क्या होगा, देखो इधर से आएगी I3 और इधर से आएगी I2, तो यहाँ कितनी हो जानी चाहिए, जितनी आएगी उतनी जाएगी, टोटल आ रही है I1 प्लस सॉरी आ रही है I2 प्लस I3, तो जाएगी कितनी I2 प्लस I3। तो इस संधि से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी I2 प्लस I3। ये I2 प्लस I3 इस प्रतिरोध में से बहती बहती यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ पहुँचते इसको तो फिर दो रास्ते मिले, एक ही और एक ही। इस रास्ते में से पहले से धारा फिक्स हो चुकी है, कितनी I1। हमेशा ध्यान रखें एक शाखा में एक ही धारा, शाखा में धारा का मान नियत होता है। अगर आपने यहाँ I1 दिखा दिया और बीच में कोई दूसरी चीज़ नहीं जुड़ी हुई है, मतलब कोई दूसरी संधि नहीं है, तो इसमें भी I1 ही धारा होगी। तो ये I1 सॉरी हाँ I1 धारा इसमें चलेगी। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, I2 प्लस I3 यहाँ पहुँची और I1 चलेगी, तो क्या बचेगी बताओ मेरे को, कितनी पहुँची I1 I2 प्लस I3, और चली कितनी गई I1, तो I1 को इसमें से माइनस कर देंगे, I2 प्लस I3 माइनस I1, ये यहाँ पहुँचेगी। यहाँ पहुँचते थे क्या होगा, संधि पर कितनी आई I2 प्लस I3 और माइनस I1 आई, यहाँ से कितनी आई, यहाँ से आई I1 माइनस I2, तो टोटल कितनी होगी, जोड़ देंगे दोनों को, जोड़ो देखो I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1, कितनी हो जाएगी I3, तो जाएगी कितनी I3, जितनी आएगी उतनी जाएगी। ये धारा का वितरण है, मैंने इस तरीके से कर दिया। आप चाहें तो और भी किसी तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं किसी और तरीके से करना तो आप और भी कोई तरीका लगा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को दिक्कत
मेरे ख्याल से नहीं होगी ना। चलिए अब दूसरा काम करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, धारा को बांटना। हमने धारा बांट दी। और भी किसी तरीके से बांट के देखें। ये काम फिर मेरे को दोबारा थोड़ा काम लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं ऐसे। फिर अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, फिर हम दूसरे तरीके से भी धारा को बांट सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से I1 निकाली, आप यहाँ से I3 निकाल देते हैं। आप इसी में दिखा देते हैं I2 को, यहाँ पहुँचने के बाद आप कहते हैं कि कुछ इसमें चली गई I3, कुछ इससे कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अपने सबसे सेम आएंगे। अगर आपका कभी आंसर में धारा का मान माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये समझा जाता है कि आपने चित्र में जो धारा दिखाई है एक्चुअल में धारा उसकी एकदम क्या है, विपरीत है। जैसे मान लीजिए हमने I3 का सोल्व किया और हमारे पास I3 का मान अब तो आता है कितना, 2 एम्पियर, सपोज दैट, है ना, मान लीजिए। और जब मैं I3 को ऐसे दिखा देता, मैं कहता I2 यहाँ आएगी और इसमें से ऐसे I3 चली गई, मैं ऐसा मान लेता, तो मेरे पास I3 का मान कितना था, -2 एम्पियर। तो माइनस का मतलब क्या समझते हैं भाई, एक्चुअल प्लस में धारा आएगी नहीं, प्लस से धारा निकलेगी। सिर्फ अगर प्लस माइनस का अंतर आता है तो सिर्फ इतना फर्क पड़ता है और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब दूसरा काम क्या है, लूप बनाना। कितने लूप बनाने सर, देखिए आपके पास कितनी, जितनी आपको मान ज्ञात करने, आपको किस किस का मान ज्ञात करना, I1 I2 और I3, तो कम से कम आप 3 लूप तो बनाओगे। पहली बात तो ये फिक्स। फिर दूसरी बात, लूप आपको तब तक बनाने हैं जब तक कि आपके चित्र में जितनी चीज़ें दी गई हैं वो सारी की सारी ना आ जाए, कोई भी अवयव मतलब कोई भी सेल या प्रतिरोध छूटना नहीं चाहिए, वो बनाने पड़ेंगे। देखो पहला लूप हम लोग बना रहे हैं, लूप मैं बना रहा हूँ पहला, ABCA। इसका मतलब होगा पहले मैं A से B की तरफ चलूंगा, फिर B से C की तरफ और C से वापस A की तरफ, ठीक है। और इस पूरा एक बंद लूप बन जाएगा। तो इस पूरे बंद लूप में जो वोल्टताएं आएंगी, जो विभवांतर आएगा, उसका योग मेरे को कितना लिखना है, 0। देखिए A से पहले B की तरफ चलते हैं, A से B की तरफ चलेंगे, देखो धारा की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो कैसा लेना है, प्रतिरोध के लिए प्लस। पहले 4 ओम का प्रतिरोध है, इसके सिरों पर कितना विभवांतर होगा, विभवांतर का सूत्र आप हमेशा याद रखें, V बराबर IR। तो I की जगह धारा I2 और प्रतिरोध है 4, तो ये हो जाएगा 4I2। एक बात, B तक पहुंच गए। अब ऐसे नीचे आएंगे, अभी भी धारा की दिशा में तो प्लस, प्रतिरोध धारा कितनी है, I2 प्लस I3, और प्रतिरोध कितना है, 2, कर दिया गुणा, सी पर पहुंच गए थे। वो फिर चलेंगे, धारा की दिशा में तो क्या लेंगे, प्लस, और धारा कितनी है इसमें, I1, और प्रतिरोध जो है इसमें कितना है, 1 ओम का, तो ये 1 ओम ऐसे कैसे यहाँ चले गए। अब देखो सेल के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेल के लिए धारा की दिशा नहीं देखते, बस सेल के लिए देखते हैं पहले रास्ते में क्या है। जब ऐसे चलते हैं पहले प्लस आया तो प्लस, जब ऐसे चलेंगे तो पहले रास्ते में क्या आएगा, माइनस, तो क्या लगा दिया, माइनस। तो इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से जब आप इस सेल के लिए आगे चलोगे तो आपके रास्ते में पहले क्या आएगा, माइनस, तो आप लगा दोगे माइनस, और कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का, ठीक है। और सबका बीजगणित योग कितना, 0, तो इसको हम लोग लिख देंगे 0। सोल्व कर लीजिए, 4I2 प्लस 2I2 और प्लस 2I3 प्लस I1, 10 को उधर भेज देते हैं तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने 2 लिखा है, ये भी 2 है, ठीक। तो देखो I2 कितने हो गए, 6I2, 2 और 4 है ना, 6 हो गए। और एक क्या है अपने पास, I1, और प्लस 2 क्या है हमारे पास, I3, बराबर 10। समीकरण नंबर 1, एक समीकरण बनाया एक लूप लेकर। अब क्या करते हैं, दूसरा लूप लेते हैं, कोई भी जो आपको ठीक लगे, मैं अलग तरह का पेन ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको ठीक ठीक दिखे। दूसरा लूप अपनी मर्जी से बना लेते हैं, कुछ बना सकते हैं आप, ACDA, यानी हम चलेंगे पहले A से C की तरफ, फिर C से D की तरफ और D से A की तरफ। चलिए पहले A से C की तरफ चलते हैं। देखो जब आप A से C की तरफ चलोगे ऐसे, तो पहले सेल का क्या आएगा, प्लस, तो आप लिखोगे प्लस 10 वोल्ट का। फिर आप इसके लिए प्रतिरोध के लिए धारा की विपरीत दिशा में, तो क्या लगाएंगे, माइनस, और I1 गुणा होगा 1 से, तो 1 गुणा I1 क्या हो जाएगा, माइनस का I1, ठीक, सिंपल सा गुणा है। C तक पहुंच गए। अब C से D की तरफ, तो धारा की दिशा में है तो प्लस का, और धारा कितनी है, I2 प्लस I3 माइनस I1, पहुंच गए यहाँ तक। फिर D से चलेंगे A की तरफ, तो फिर भाई साहब फिर दोबारा विपरीत दिशा में धारा, क्योंकि देखो धारा तो ऐसे बह रही है ऐसे, और हम चल रहे हैं धारा के विपरीत, तो क्या लगा देंगे, -4, और कितनी धारा है सर, I1 माइनस I2,
पहुंच गए ए पर। नियम क्या कहता है कि एक बंद पथ में अगर पूरा चक्कर अपन कर लेते हैं तो वोल्टताओं के बीजगणित योग शून्य। इसको शून्य लिख देंगे। खोल लीजिए कोष्टक को। 10 माइनस I1 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 माइनस 4I1 और माइनस माइनस प्लस 4I2 बराबर 0। ठीक है। I1 देखिए कितने हैं, एक I1 ये रहा और एक I1 ये और एक ये 2 और 4 6। अगर आप बात करोगे तो देखो, है ना, ये हो गए 2 और 4 6, 6 और 1 7। तो I1 की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस के 7 I1। ठीक है। I2 देखिए 2 और 4 6 प्लस के 6 I2 और I3 देखिए आपके पास कितने हैं, प्लस 2 I3 और इस 10 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 10। समीकरण नंबर 2। ठीक है। एक और बनाना पड़ेगा अपने को, एक और बनाने लूप, क्योंकि अभी तक देखो ये बनाया, ये सब अभी आ गई, ये बनाया, ये आ गए। अभी ये इधर का हिस्सा बचा हुआ है, ये बैटरी बची, तो एक ही ऐसा बना लेते हैं जिसमें ये बैटरी बच जाएगी, हो जाएगा सारा काम। तो देखो तीसरा एक और बनाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ लूप बी, इस बिंदु को मैं ले रहा हूँ ई, अगला डी और फिर वापस बी। ठीक है। इसमें माइनस का थोड़ा ज़्यादा है, चलो ऐसे बना लेते हैं इसको काम को कम करने के लिए। बी फिर सी फिर डी ई और बी, बात वही है। लेकिन जब आप ऐसे चलोगे बी से ई की तरफ चलते तो आप हमेशा धारा के विपरीत चलते, तो बार बार माइनस माइनस लगाना पड़ता। ऐसे चलेंगे तो हर बार धारा की दिशा में रहेंगे तो माइनस का झंझट खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरह चल रहा हूँ। पहले बी से सी की तरफ चलेंगे तो देखो प्रतिरोध कितना 2 और धारा कितने हैं I2 प्लस I3, तो 2 को इससे गुणा कर देंगे 2 और ये धारा है हमारे पास I2 प्लस I3। धारा की दिशा में तो प्लस, सी तक पहुंच गए, फिर प्लस और अगली बार प्रतिरोध है 2 और धारा हमारे पास है I2 प्लस I3 माइनस I1। फिर पहले सेल का माइनस मिलेगा तो 5, ऐसे डी तक पहुंच गए। अब ऐसे चलेंगे तो सेल मिलेगा और सेल का क्या मिलेगा, पहले माइनस, तो मैंने माइनस ले लिया है और बी तक पहुंच गए 0। खोल दीजिए कोष्टक को। 2I2, इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ 2 को, प्लस 2I3 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 इक्वल टू 5। 5 को इधर ले जाएंगे, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है। देखिए I1 देखिए कितना है, मेरे ख्याल से I1 है हमारे पास माइनस 2I1। I2 देखिए 2 और 2 कितने हो गए 4, 4I2। I3 देखिए 4I3 बराबर 5। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 2 3 को मिलाकर आप लोगों को I1 I2 I3 के मान ज्ञात करने हैं, ठीक उसी तरीके से जैसा कि आपने 10वीं क्लास में किया था। अब मेरी बात को यहाँ से ध्यान से समझिए, इसमें थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स लगानी है। देखिए अब आप देख रहे हो ये I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 बराबर 10 है और यहाँ पर भी ऐसा ही है। देखो ये दोनों चीज़ें सेम है यहाँ से यहाँ तक की। अगर मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दूंगा तो I2 और I3 तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ मेरे पास क्या बच जाएगा, I1 बच जाएगा। समझ रहे हैं बात को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, I1 का एक समीकरण बच जाएगा। ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास किसका मान आ जाएगा, I1 का मान हम किसी में रखकर फिर और आगे हल करने की सोच सकते हैं, हो ही जाएगा काम कुछ ना कुछ। देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ये थोड़ा सा आप याद रखिए, यहाँ से समीकरण 1 हमारे पास है, समीकरण 1 हमारे पास है I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3। समीकरण 1 हमारे पास है I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3। दोबारा देख लीजिए आप लोग, है ना, हो सकता है कुछ भूल जाए अपन। I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10। ठीक है। समीकरण 2 भी आप देखिए, समीकरण 2 हमारे पास है -7I1 और फिर बाकी सारा काम वही है, -7I1
प्लस 6i2 प्लस 2i3 माइनस का 10। ठीक है, और हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, और ये माइनस का तो प्लस का। और यहाँ देखिए दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, और अपने पास क्या होगा, ये तो जाएंगे 8i1 बराबर 10 हो जाएंगे 20, और i1 का मान हमारे पास आ जाएगा 20/8 यानी कि 10/4 यानी कि 5/2, और एक i1 बराबर हमारे पास आएगा 5/2 यानी कि 2.5 एम्पियर। आप देखिए आपके आंसर जरूर ही आ रहे होंगे। अब i1 के लिए आप थोड़ा सा कंफर्म रहिए कि i1 है क्या। हमारे चित्र में i1 है भुजा AC में बहने वाली धारा। तो ये जो i1 है ये किसकी धारा है, AC भुजा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि भुजाओं प्रत्येक भुजा में, तो AC भुजा में आप देख लीजिए 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही होगी। अब i1 का मान तो आएगा। अब हमें एक मान और चाहिए। अब इसका देखिए आप कैसे भी करके हमें कुछ इस तरीके से समीकरण को सोल्व करना है कि हमारे पास कुछ भी करके ये i2 या i3 या इनमें से एक कोई रह जाए, है ना। अगर देखिए मैं i1 का मान यहाँ रख देता हूँ तो मेरे पास समीकरण किसका आ जाएगा, i2 और i3 में आ जाएगा। i1 का मान मैं यहाँ रख दूँ तो भी समीकरण किसका आ जाएगा, i2 और i3 का आ जाएगा, या यहाँ रख दूँ तो भी समीकरण i2 और i3 में आ जाएगा। इन दोनों समीकरणों को अपन हल कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ से देखो i1 का मान यहाँ रख देते हैं, i1 का मान समीकरण चाहिए 1 में रख दीजिए, इसे समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण अगर मैं 1 में और 2 में दोनों में i1 का मान रख हल करता हूँ तो फिर i2 i3 हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो बराबर बराबर आ रहे हैं। तो हम क्या करना पड़ेगा, i1 का मान समीकरण 3 में रखिए और फिर i1 का मान समीकरण 1 में रखिए और फिर दोनों समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, तो मैं करता हूँ थोड़ा सा, देखिए आप लोग i1 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 3 में, समीकरण 3 में जब रख देंगे तो देखो ये है 2i1, तो जब यहाँ आप i1 का मान कितना हमारे पास 2.5, 2i1 यानी अपने पास i1 का मान है 5/2, तो ठीक है 5/2 ही रख देते, काम आसान हो जाएगा। -2 और i1 का मान है 5/2, मैंने 5/2 लिख दिया। ठीक है, आगे है +4i2, आगे है हमारे पास +4i3 सॉरी, +4i3 इक्वल टू है हमारे पास 5, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये -5 इधर आएंगे तो किसको जाएंगे, प्लस के। तो इस समीकरण को हल करने के बाद अपने पास आ जाएगा 4i2 +4i3 और इक्वल टू ये -5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10। और चाहो तो दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हो, दोनों में से दो को अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास बच जाएगा 4 से, तो कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, चलो छोड़ो, समीकरण नंबर 4 यहीं करते हैं इसको 4। अब देखिए ये 4 है। अब इसमें से किसी भी इक्वेशन को आप इस तरीके से एडजस्ट कीजिए कि जैसे मान लो ये है, इसमें 2 आ रहा है। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखिए मेरी बात को आप ध्यान से, आप समीकरण 1 में भी i1 का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में भी आप i1 का मान रख दीजिए। देखो क्या बनेगा, समीकरण 1 में i1 का मान रखने पर तो आपका जो समीकरण 1 है इसमें यहाँ आ जाएगा 5/2 और 6i2, ये आपके पास आ जाएगा 5/2 + 6i2 + 2i3 इक्वल टू 10। और यहाँ से अगर इसको आप सरल करोगे तो आपके आ जाएगा 6i2 + 2i3, 5/2 इधर आएगा तो आपके पास बच जाएगा 7.5। ठीक है, ये आएगा। ठीक, अब देखिए समीकरण नंबर 5, आपको 4 और 5 को इस तरीके से हल करना है कि आप लोग i2 या i3 किसी एक का मान आ जाए। तो एक काम करते हैं, समीकरण 5 को हम गुणा कर देते किससे, 2 से, और फिर समीकरण 4 में से घटा देते हैं। तो समीकरण जो 5 है आपका, इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ और फिर 4 में से घटा देता हूँ। तो देखो इसको जब मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा 12
मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, बारह I2, 4I3 और 7.5 को अगर 2 से गुणा करोगे तो आप ही हो जाएगा 15। ठीक है। और इसको घटाना किसमें से समीकरण, 4 को इसमें से घटा दिया, 4 को इसमें से 4 को घटा दिया, 4 को इसमें से घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समीकरण 4 है। I2 + 4I3 = 10 और घटाएंगे तो ये फिर माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 8I2 और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5 और माइनस माइनस कैंसिल, और हमारे पास I2 का जो मान आएगा वो आएगा 5/8। और ध्यान दे I2 किसकी धारा है अपने चित्र में, I2 हमारे पास थी AB भुजा की धारा, तो ये हमारे पास है AB भुजा की धारा। अब आपके पास I2 का मान है, आपके पास I1 का मान है, ये मान आप चाहें तो रख सकते हैं समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, किसी में भी रखें। आप I3 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके जब आप I3 निकाल लें उसके बाद में आप I2 + I3 निकाल सकते हैं। I1 - I2 निकालनी है आपको, उसके बाद में आपको निकालनी है I2 + I3 - I1। ये सारे मान आपको निकालने हैं, होगा इसी तरीके से। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह के अगर और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।